अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शमाइला तनवीर वंस अगेन आपके सामने हाजिर हूँ। किसी ने मुझसे एक और टॉपिक के बारे में सवाल किया जो कि मैं समझती थी बहुत ही टेक्निकल है, लेकिन जो उन्होंने सवालात किए वो इतने सिंपल थे कि आई थॉट कि इसके ऊपर तो अवेयरनेस के लिए एक वीडियो होनी चाहिए। सो जो आज का टॉपिक है ना मेरा, उससे कहते हैं, उसका नाम है साइंटिफिकली एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि हर जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में यंग लड़कियां जो हैं 17-18 साल से ऑनवर्ड 40 इयर्स तक, इनके अंदर ये डेवलप हो सकता है। होता क्या है इसके अंदर, पेशेंट को सिम्टम्स क्या आना शुरू होते हैं। फीमेल पेशेंट्स 10 में से तकरीबन 1 को इसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं अमूमन लेट। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है ताकि अगर आप लोगों को इसके सिम्टम्स से आगाही हो तो आपको पता चल जाए कि हाँ, खुदा न खासा ये चीज़ तो नहीं है। अच्छा, अब होता क्या है, पेशेंट को सीवियर पीरियड्स का पेन, नंबर 1। नंबर 2, आपको माहवारी के दिनों में ब्लोटिंग वाली फीलिंग होना, पेट का अफरापन हो जाना। नंबर 3, हस्बैंड से मिलने के बाद, सेक्स के बाद बहुत ज़्यादा पेन हो जाना। नंबर 4, प्रेगनेंसी का मुश्किल होना, शादी हो गई प्रेगनेंसी नहीं हो रही। और नंबर 5, किसी किसी को गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो जाते हैं, पखाना करने में सीवियर पेन, ब्लोटिंग रहना, ये सारे मसले मसाइल होते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस है क्या चीज़? एंडोमेट्रियोसिस में ये होता है कि आम तौर पे देखें, हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या चीज़ एबनॉर्मल। पीरियड्स का पेन किसको नहीं होता? हर एक को होता है। और हम लोग अपने बच्चों को कह के चुप करा देते हैं कि बेटा कोई नहीं बर्दाश्त करो, गर्म पानी की बोतल की टकोर कर लो, गोली खा लो पैनाडोल की, ठीक हो जाएगा। लेकिन फ़र्क आपने माओ ने इस बच्चियों के ऊपर फ़र्क जो है ना वो ये है कि इसमें बहुत सीवियर पेन होता है। अगर कोई बच्ची हर मर्तबा पीरियड्स के अंदर बहुत सीवियर पेन कंप्लेन करे, प्लीज़ इसको लाइटली ना लें, डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। व्हाट हैपन्स कि हर मर्तबा खून जो पीरियड्स का आता है, माहवारी का जो खून आता है नीचे से तो आएगा ही होगा, लेकिन ट्यूबों के ज़रिए वो बैक प्रेशर से पेट के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब ये ब्लीडिंग कहाँ पर होती है और क्यों होती है? क्यों इसलिए होती है कि जो बच्चेदानी के अंदर के सेल्स होते हैं, किसी किसी लोगों में वो वाले सेल्स बैरूनी तौर पे भी पाए जाते हैं, ओवरीज में, ट्यूब्स में, आंतों के इर्द गिर्द, पेट में जिसको पेल्विस कहते हैं, निचला वाला हिस्सा, इसमें भी वो सेल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग नीचे होती है। अब माहवारी यूट्रस से आती है, रहम से आती है, तो वही जो ब्लीडिंग जो रहम के अंदर स्टार्ट होती है, अब चूंकि रहम वाले सेल्स और जगह पे भी पड़े हुए होंगे, वहाँ पे भी खून आना शुरू हो जाएगा। इसके मुख्तलिफ रीजंस होते हैं। नंबर 1 जो मैंने आपको बताया कि बैक से माहवारी का जो खून है वो ट्यूबों के ज़रिए पीछे की तरफ चला जाएगा और पेट में ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और वहाँ जाके वो खून की थैलियाँ बना लेंगे। आपने सुनी तो होगा जी, पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, वो तो नॉर्मल है, लेकिन इस सूरत में खून की थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं जो कि जिनको चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। दूसरी वजूहात हार्मोनल इश्यूज़ हैं, तीसरी जेनेटिकली भी होते हैं, और चौथी उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है जिसमें माहवारी बहुत टाइम से पहले शुरू हो जाती है। आजकल मैं देख रहा बच्चों में 10-10 साल के बच्चों को माहवारी शुरू हो रही है। ये अब एबनॉर्मल नहीं है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है कि बच्चियों को जल्दी माहवारी स्टार्ट हो जाना, लेकिन इन लोगों में एंडोमेट्रियोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बता दी कि सिम्टम्स क्या होंगे, पेशेंट आएगा सीवियर पेन के साथ है, ब्लोटिंग है। अच्छा, ये पेन हर वक्त का नहीं है, मज़े की बात और अल्लाह का करम ये है कि ये वाला पेन सिर्फ पीरियड्स में होता है। जैसे पीरियड शुरू हुए पेन स्टार्ट हो गया, जैसे जैसे पीरियड्स बढ़े पेन बढ़ता गया, जैसे पीरियड्स ख़त्म हुए पेन ख़त्म हो गया। लेकिन ये इतना सीवियर होता है कि इसमें इंसान की लाइफ मुतासिर होना शुरू हो जाती है। आप काम पे जा रहे हैं, आप काम नहीं सही तरीके से कर सकते, सिंपल पैराडोल की या पॉन्स्टन की गोलियां खाने से आमतौर पे ये पेन नहीं जाता। इससे आपको इमोशनली, साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब होते हैं, आपको छुट्टी करनी पड़ती है, स्कूल्स वाले जाने वाली बच्चियों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है और इवन प्रेगनेंसी होना इन केसेस में मुश्किल हो जाता है। अब आप लोग इस चीज़ को तो अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि आपने दर्द को लाइटली नहीं लेना। करना क्या है, आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने इसकी डायग्नोसिस की अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड बड़ा अच्छा ज़रिया है, ऊपर से भी किया जा सकता है और अंदरूनी, जो हमारी भी पेशेंट्स मैरिड हैं उनमें हम अंदर से अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अंदरूनी अल्ट्रासाउंड में आप सिस्ट को ऐसे करके पिक कर सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क जो कर रहा होता है उसको पता चल जाता है कि ये सिंपल सिस्ट है, पानी वाली सिस्ट है, या फिर ये हेमरेजिक सिस्ट है जिसमें खून आ गया होता है, और ये क्या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है कि नहीं है, जिसे हमने चॉकलेट सिस्ट का नाम दिया है।
अब ये अल्ट्रासाउंड पे भी इसका पता चल जाता है। और नंबर 2, हम लोग एक टेस्ट करवाते हैं जिसका नाम है CA-125। ये एक बेसिकली अंडेदानी का कैंसर का टेस्ट है, लेकिन परेशान ना हो, सिर्फ कैंसर में नहीं बढ़ता, और भी बहुत सी चीज़ों में बढ़ जाता है। देखिए फ़र्क ये है कि जो कैंसर में ये वाला टेस्ट कराएं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंडोमेट्रियोसिस में थोड़ा सा बढ़ जाता है। आम इसकी वैल्यू होती है 30, तो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में 50, 60, 70 इस तरह से रहता है। और सेकेंडली ये वाला जो टेस्ट है ये इन्फ्लेमेशंस में, इन्फेक्शंस के अंदर, रसौलियों में, फाइब्रॉइड, उनमें भी बढ़ जाता है। लेकिन चूंकि एक चीज़ नज़र आ रही होती है, इस पर फरिश्ते की निगाह रखनी होती है, उसको आपने इग्नोर नहीं करना होता है, इसलिए टेस्ट लाजमी करवाना होता है। एक तो आपने अल्ट्रासाउंड कर लिया, पेशेंट की हमने हिस्ट्री ले ली अच्छी सी, हिस्ट्री पे आपकी 80% डायग्नोसिस बन चुकी होती है, साथ में ये टेस्ट भी करवा लिया, क्लियर कट पिक्चर आपके सामने है। मजीद डायग्नोसिस के लिए हम लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो शादीशुदा हैं, जो चाहते हैं कि जी प्रेगनेंसी का पता चल जाए, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। उसमें अगर हम लेप्रोस्कोपी करते हैं, दूरबीन डाल के पेट में देखते हैं, तो ये सिस्ट सामने नजर आ जाती है, साथ में ट्यूब्स भी टेस्ट हो जाती हैं, और अगर सिस्ट ऐसी जगह पे जहाँ से निकाली जा सके तो वहाँ से हम सिस्ट को निकाल भी देते हैं। इसके अलावा MRI पेल्विस कराया जा सकता है, और MRI से भी आपकी डायग्नोसिस हो जाती है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने पेशेंट की सपोर्ट करनी है साइकोलॉजिकली, एज वेल एज उसको पेन को रिलीव करना है। देखिए ट्रीटमेंट हर एक के लिए हमने डिफरेंट इंडिविजुअलाइज करना है। एक तो इस चीज़ को माइंड में रखें कि पेशेंट इतना पेन में होता है कि हमने उसको सहारा देना है। एज अ डॉक्टर हमारा ये बहुत ज़्यादा काम है कि उसको साइकोलॉजिकली भी और मेडिसिन के थ्रू उसको हमने सहारा दें, उसके पेन को रिलीव करें। रूटीन की तो घर में भी लोग ट्रीट टोटके कर रहे होते हैं, गर्म दूध पी लिया, हल्दी वाला दूध पी लिया, गर्म पानी की बोतल की टकोर कर ली, लेकिन हमने पेन किलर्स देने हैं ख़ास, ऐसे जो कि मैदे पे भी कम इफ़ेक्ट करें और पेशेंट का पेन भी बेहतर हो सके। नंबर 2 ट्रीटमेंट हार्मोन्स। हार्मोन्स का फ़ायदा क्या होगा कि एक तो इसका साइज़ मज़ीद बढ़ेगा नहीं, लेकिन हार्मोन्स देने किस तरीके से होते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं। या तो इनको रेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए दें, वो भी ठीक है, या पीरियड्स को बंद करने के लिए दें। जी हमने पीरियड्स को बंद करना होता है। क्यों बंद करना चाहते हैं पीरियड्स? इसलिए क्योंकि अगर मुसलसल पीरियड्स आते रहे मुतवातिर तौर पर, तो ये सिस्ट बढ़ने के चांसेस होते हैं। और अगर हम बंद करेंगे पीरियड्स तो ना नीचे ब्लीडिंग होगी ना अंदर ब्लीडिंग होगी। 3 से 4 महीने के लिए हम पीरियड्स को बंद करते हैं, कभी कभी 6 महीने के लिए भी बंद करना पड़ सकता है, और इसमें इसके साइज़ की और पेशेंट के सिम्टम्स में बहुत कमी आ सकती है। थर्ड ट्रीटमेंट जिससे मैंने पहले बताया, लेप्रोस्कोपी, जो कि डायग्नोसिस भी है और ट्रीटमेंट भी है, वो किया जा सकता है, जिसमें खून की थैलियों को निकाल देते हैं। लेकिन याद रहे कि इसके बाद हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि जल्दी हमल करने की कोशिश करें। और अगर एक पेशेंट अभी हमल नहीं चाहती, इसके अंदर भी हम पीरियड्स को रोकने का कुछ दवाइयाँ देते हैं ताकि पीरियड्स कुछ अर्सा रुकें, ये दोबारा ना बने। माय डियर गर्ल्स, इस चीज़ को याद रखें, 30% लोगों में एंडोमेट्रियोसिस यानी कि खून की थैलियाँ वापस आ जाती हैं। हम कुछ कर नहीं सकते, इसका बहुत ही तकलीफ़देह चीज़ हो जाती है। लेकिन दवाइयों से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर सकती है। बहुत से पेशेंट्स आते हैं और पूछते हैं क्या एंडोमेट्रियोसिस से प्रेगनेंसी नहीं होती? अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं, लेकिन इनको हमें कुछ दवा देने की ज़रूरत है, धक्का स्टार्ट जिसको बोलते हैं। दवाइयाँ देते हैं, एग्स बने और प्रेगनेंसी हो सकती है। हमारे बहुत से पेशेंट्स हैं जो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कंसीव किया, बच्चे हुए। और साथ साथ में अगर नेचुरल तरीके से नहीं हो रही तो IVF जो कि टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी होती है, टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी का इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। दिल छोटा नहीं करना। एंडोमेट्रियोसिस का अगर कोई आपके फैमिली में या आप खुद इसके ज़ेरे अताब आ गए और ये बीमारी हो गई है, तो उसमें डॉक्टर से मशवरा अपने करके पीरियड्स को रोकें कुछ अरसे के लिए और फिर प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट लें। अनमैरिड गर्ल्स स्पेशली एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं। बाकी तमाम पेन किलर्स के साथ साथ अगेन डॉक्टर से मशवरा करके पीरियड्स की रेगुलरिटी के लिए दवाई लें। बहुत सी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। पहले एक और तरह की दवाइयाँ होती थी डायनाजोल, जिनका आपने नाम सुना हो, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स थे। अब थोड़ी सी महंगी लेकिन बेहद अच्छी बाहर की कंपनी से, बायर एक कंपनी है उसकी दवाई आ चुकी हैं, जिससे इसका साइज़ भी कम होता है और आपकी
लाइफस्टाइल के अंदर बेहतरी भी आएगी। याद रखें, मुकम्मल हल इसका सर्जरी है और बाकी जो भी आपको ट्रीटमेंट्स बताएं ये वक्ती होते हैं, लेकिन आपको वक्ती तौर पे ट्रीटमेंट्स भी करने होते हैं। हर बंदा सर्जरी नहीं इजीली करा सकता। इन दी एंड मेरी जो पेशेंट्स जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और एंडोमेट्रियोसिस मुड़ के वापस आता है, बेहतरीन हल है हिस्टेरेक्टमी। यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स सब निकलवाएं।